हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसके अंडर आता है? सबसे पहले ये किडनी का डिसऑर्डर है। अब नेफ्रोटिक नेम से क्लियर है, ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी का फिल्टरिंग सिस्टम है, किडनीज का फंक्शनल यूनिट है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? किडनीज में डैमेज हो जाना, मीन्स किडनीज का जो फिल्टरिंग सिस्टम है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, ग्लोमेरुलाई, उसमें डैमेज हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? इज अ किडनी डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन द किडनीज आर डैमेज एंड लीक टू मच प्रोटीन इन द यूरिन। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले ये क्या है? ये है हमारी किडनीज, ठीक है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है? ये इस तरह से बोमेन्स कैप्सूल होता है और इस कैप्सूल के अंदर ये बहुत सारी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। और इन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, जिसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलाई या फिर ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? जो भी ब्लड आता है किडनीज में उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करके जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे कि आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन हो गए, उसको यूरिन में लीक नहीं होने देता। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस वाटर है उसको ये बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू यूरिन की फॉर्म में। तो ये क्या है? ये एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट से क्या होता है? अनफिल्टर्ड ब्लड आता है नेफ्रॉन में एंड देन ग्लोमेरुलाई उसको फिल्टर करते हैं। उसके बाद जो भी फिल्टर्ड ब्लड है वो दोबारा बॉडी में वापस आ जाता है। तो ये क्या है? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलाई हैं, ये जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इनमें डैमेज हो जाता है। जब इनमें डैमेज हो जाता है तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? लीकी हो जाती है। लीकी मीन्स इनमें से कुछ भी लीक होने स्टार्ट हो जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स वैसे क्या होता है, नॉर्मली बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े साइज के हैं कि वो इन टाइनी कैपिलरीज से फिल्टर्ड नहीं होते। लेकिन इन्फ्लामेशन के कारण, डैमेज के कारण क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है ये लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये पास होना स्टार्ट हो जाते हैं इन ग्लोमेरुलाई से, इनकी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उनसे पास होने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूरिन में प्रोटीन लीक होने लग जाता है और बॉडी में प्रोटीन की जो कमी हो जाती है, बॉडी में प्रोटीन का लेवल लो हो जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली नेफ्रॉन क्या करते हैं? प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल्स को लीक नहीं होने देते, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज में होते हैं। लेकिन इन्फ्लामेशन और डैमेज के कारण ये जो ग्लोमेरुलाई है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, लीकी हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो इनसे लीक होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है और बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है? प्रोटीन्यूरिया होता है। प्रोटीन्यूरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग जाता है। अब जो प्रोटीन्स हैं वो मेनली कौन सा प्रोटीन यहाँ लीक हो रहा है? एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो फ्लूइड है उसको बनाए रखने का काम करता है, मीन्स ऑन्कोटिक प्रेशर बनाए रखता है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है कि जो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलने देता। अगर ये फ्लूइड बाहर आने लग जाएगा टिश्यूज़ में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, तो क्या होगा? बॉडी में एडीमा हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। तो अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो बाहर निकल रहा है, बॉडी में नहीं रह रहा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो जो प्रोटीन, जो एल्ब्यूमिन है वो भी बाहर जा रहा है। जब एल्ब्यूमिन बॉडी में नहीं रहेगा तो एल्ब्यूमिन का मेन काम क्या है? ब्लड वेसल्स में फ्लूइड को बनाए रखना और एडीमा को प्रिवेंट करना। एडीमा नहीं मीन्स जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से टिश्यूज में नहीं रिलीज होगा। लेकिन अब एल्ब्यूमिन नहीं है तो ये जो फ्लूइड है ब्लड वेसल में, ये ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पर नहीं बन पाता और ये फ्लूइड लीक होने लग जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है? एडीमा हो जाता है, फ्लूइड भरने लग जाता है। और ये जो एडीमा है ये
शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, अराउंड द आईज, फेस से स्टार्ट होता है, आइज के अराउंड स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, देन ये जनरलाइज बढ़ता है, मतलब कि इसके बाद क्या होता है कि जो लेग्स हैं, फीट, एंकल, वहाँ पर एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगेन कुछ टाइप्स भी हैं। अब ये सबसे कॉमन किस में पाया जाता है, चिल्ड्रन में, 2 से 6 साल के बच्चों में ये पाया जाता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन में तो वैसे क्या है, ये किसी में भी हो सकता है, इट कैन अफेक्ट एनी एज, लेकिन ज़्यादा कॉमन डायग्नोस ये किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, बॉडी में नहीं बन पा रहा, क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गई है। अब जब प्रोटीन नहीं है बॉडी में तो लीवर क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है, लीवर और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। जब लीवर और प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन के साथ साथ लीवर और क्या बनाने लग जाता है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल बनाने लग जाता है। तो क्या रिलीज होता है लीवर से, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का लेवल तो बॉडी में कम हो जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स का लेवल बॉडी में हाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको एक बेसिक क्लियर हो गया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीनयूरिया होता है, जिससे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। किस वजह से होती है, डैमेज इन द ग्लोमेरुलाई। अब पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं जल्दी से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्मली किडनीज क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और किसके थ्रू करती है, कैपिलरीज के थ्रू करती है। ये कैपिलरीज मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये क्या है, ये टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दीज ग्लोमेरुलाई नॉर्मली प्रिवेंट लार्ज मॉलिक्यूल, ये नॉर्मली क्या करती हैं, जैसे कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल्स, उनको लीक होने नहीं देती यूरिन में, बॉडी में ही बनाए रखती हैं। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम द ग्लोमेरुलाई बिकम्स डैमेज, ये जो ग्लोमेरुलाई है ये डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के कारण ये लीकी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन विच द फिल्टरिंग मैकेनिज्म, तो जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है, मीन्स जो ग्लोमेरुलाई, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो उसमें डैमेज हो जाता है। दिस अलाउज प्रोटीन्स, जिससे वो लीकी हो जाएगा और प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे यूरिन में, और स्पेशली कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनयूरिया बोलते हैं। अब एल्ब्यूमिन ऑन्कोटिक प्रेशर बनाता है ब्लड वेसल में, जब एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, मीन्स ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हुआ, जिससे ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, विच कीप्स फ्लूइड विद इन द ब्लड वेसल। अब एल्ब्यूमिन क्या करता है, फ्लूइड को ब्लड वेसल्स में ही रहने देता है। अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा सफिशिएंट तो फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा टिश्यूज में, जिससे क्या होगा, एडीमा हो जाएगा। एडीमा मैंने आपको बताया फेस से स्टार्ट होगा, देन लेग्स में, फीट में, एंकल में हो जाएगा। अब प्रोटीन के अलावा, एल्ब्यूमिन के अलावा यहाँ पर और भी प्रोटीन्स लॉस होते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लॉस हो सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, तो इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। उसके बाद और कौन से प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्लोट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, तो ये क्लोट को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर वो प्रोटीन भी लॉस हो जाते हैं तो क्लोटिंग बनने लग जाती है बॉडी में, तो क्लोट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पीई हो सकता है। तो उसके साइंस हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोटीन तो लॉस हो रहा है, तो लीवर क्या करता है, और प्रोटीन बनाना चाहता है। उसके साथ साथ क्या होता है, लीवर क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, इनका लेवल भी हाई कर देता है। लीवर रिस्पॉन्ड टू द लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन बाय प्रोड्यूसिंग मोर प्रोटीन बनाता है लीवर, विच ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, जिससे लिपिड्स की भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कोजिंग हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। अब इनसे कई चीज़ें हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ऑफकोर्स एडीमा भी बॉडी में बन रहा है तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। सो नेक्स्ट इज कोजेस एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसमें कोजेस भी इंक्लूड है, इसमें टाइप्स भी। टाइप्स क्या है, प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, इसको आइडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब है कि किडनीज में ही प्रॉब्लम है, कहीं और से नहीं आई, किडनीज के जो ग्लोमेरुलाई है वहीं पर डैमेज हुआ है। तो इसमें क्या आता है, अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन किडनीज देमसेल्फ, जैसे कि ग्लोमेरुलाई में ही कोई प्रॉब्लम है, ऑफन विदाउट अ नोन कोज, इसमें कोई नोन कोज नहीं होता, एग्जैक्ट कोज हम नहीं बता सकते कि क्यों हुआ ऐसे, इसलिए इसको आइडियोपैथिक भी बोलते हैं। सबसे पहला आता है मिनिमल चेंज डिसीज, MCD। मिनिमल चेंज का मतलब है कि इसमें सिंपल सा क्या है कि जो
माइक्रोस्कोप है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर जब हम किडनीज को देखते हैं तो वो नॉर्मल ही लगती हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगता। लेकिन अगर हम कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर किडनीज को देखते हैं तब हमको चेंज दिखाई देता है, इसलिए इसको मिनिमल चेंज डिसीज बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कोज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी पाई जाती है? मिनिमल चेंज डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसमें जो किडनीज है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मल लगती हैं, जबकि पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमको ग्लोमेरुलाई में चेंजेस दिखाई देते हैं। इसका सिम्टम्स भी वही है कि सडनली स्वेलिंग हो जाएगी आईज के अराउंड, एंड उसके बाद क्या है? मैसिव प्रोटीन्यूरिया, जो यूरिन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लेवल होगा। रिस्पॉन्ड वेल टू स्टेरॉइड, ये वाला जो MCD है ये स्टेरॉइड से इसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। स्टेरॉइड्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, अगर स्टेरॉइड्स देते हैं इन पर्सन को तो वैसे तो इसका परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट से इसको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद आता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल का मतलब है, सिंपली इसका क्या मतलब है कि कुछ सेगमेंट्स, मतलब जो ग्लोमेरुलाई के कुछ सेगमेंट्स क्या होंगे? डैमेज होंगे, और कुछ सेगमेंट्स क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, इसलिए इसको फोकल सेगमेंटल बोलते हैं। स्कारिंग इन सेक्शंस ऑफ सम ग्लोमेरुलाई, कि कुछ सेक्शंस जो ग्लोमेरुलाई के हैं उनमें स्कारिंग होगी, डैमेज होगा, कुछ नॉर्मल होंगे। थर्ड इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या है कि जो ग्लोमेरुलस है उसकी, ग्लोमेरुलाई की जो मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ से फिल्टरिंग हो रही है, वो मेम्ब्रेन क्या हो गई है? थिक हो गई है, थिकनिंग उसमें हो गई है। तो जो थिकनिंग है वो क्यों होती है? डिपॉजिट ऑफ इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स, वहाँ पर इम्यून सिस्टम के जो प्रोटीन्स है वो डिपॉजिट हो गए जो कि थिकनिंग कर रहे हैं। अब ये जो इम्यून सिस्टम के जो प्रोटीन है, ये इसका भी एग्जैक्ट कोज नहीं पता, लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज के कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून क्या है कि जो हमारी इम्यूनिटी है हमारे ही ऑर्गन को अटैक करने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो सकता है थिकनिंग हो गई है ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन में, इसलिए इसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ये मोस्टली एडल्ट्स में देखा जाता है। दिस थिकनिंग मेक्स इट हार्डर फॉर द किडनीज टू फिल्टर। जब थिकनिंग हो जाएगी वहाँ पर मेम्ब्रेन में तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर। उसके बाद आता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा कि किडनीज में ही डैमेज हुआ है, उसी से स्टार्ट हुआ है, बाहर से कहीं से इन्फ्लामेशन या डैमेज नहीं आया। सेकेंडरी में क्या होगा कि जो कंडीशंस है वो किडनीज के बाहर हैं, किडनीज से नहीं अराइज हुई, किडनीज के बाहर कंडीशंस हैं जो कि किडनीज को डैमेज कर रही हैं। अब इसमें क्या आता है? सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज क्या है? हाई ब्लड शुगर। जब बहुत ज़्यादा हाई ब्लड शुगर होता है ब्लड में तो वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही किडनीज को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ग्लोमेरुलस को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। तो ये, उसके बाद आता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE भी इसको बोलते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस को। सिस्टमिक ल्यूपस क्या? ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन जो कि अपने ही ऑर्गन्स को इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है, तो इसमें किडनीज में अटैक करने लग जाता है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, ये इन्फेक्शंस भी किडनी में डैमेज करते हैं। मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन जैसे कि NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये भी किडनीज को डैमेज करते हैं अगर कोई लॉन्ग टाइम से इसको ले रहा है। कुछ एंटीबायोटिक्स अगर लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं तो किडनीज डैमेज होता है। देन है अमाइलॉइडोसिस। अमाइलॉइडोसिस क्या है? इसमें प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गन्स में, और ऐसे ही किडनीज में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिससे यूरिन में भी प्रोटीन लीक होने लग जाता है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले क्या है? एडीमा, क्योंकि जो प्रोटीन है वो लॉस हो रहा है बॉडी से यूरिन के थ्रू, तो एल्ब्यूमिन भी लॉस हो रहा है। एल्ब्यूमिन नहीं रहेगा तो ब्लड वेसल में फ्लूइड नहीं रहेगा, ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, टिश्यूज में, जिससे क्या होगा? बॉडी पर एडीमा नजर आएगा। तो एडीमा स्टार्ट कहाँ से होता है? अराउंड द आईज, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरी ऑर्बिटल एडीमा। उसके बाद पीडल एडीमा, मतलब फीट में, एंकल में, लेग्स में हमें एडीमा देखने को मिलेगा। एसाइटिस क्या है? एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है कि लंग्स में भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है अगर लॉन्ग टाइम से ये चला आ रहा है। उसके बाद प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन का लॉस होगा बॉडी से ओवर 3.5 ग्राम पर डे, 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा।
और क्योंकि प्रोटीन यूरिन में लॉस हो रहा है तो यूरिन कैसा दिखेगा, फोमी और फ्रोथी, जैसे झाग है उस तरह से यूरिन दिखेगा, फोमी और फ्रोथी होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन। उसके बाद हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है और स्पेशली एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, लेस देन 2.5 ग्राम पर DL। हाइपरलिपिडीमिया, प्रोटीन लॉस हो रहा है जिसकी वजह से लीवर प्रोटीन और बना रहा है, साथ में ही और क्या बन रहा है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो रहा है बॉडी में। वेट गेन, वैसे तो क्या है, प्रोटीन बॉडी से लॉस हो रहा है जिससे कारण माल न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब वीकनेस हो सकती है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, फ्लूइड भी रिलीज हो रहा है ब्लड वेसल से टिश्यूज में, जिससे बॉडी का जो जनरल जो वेट है वो गेन होगा, लेकिन उसमें कोई बॉडी में कोई ताकत नहीं है क्योंकि प्रोटीन तो लॉस हो रहा है बॉडी से, ये जस्ट फ्लूइड का जो वेट है वो बॉडी में नजर आएगा, दैट इज वेट गेन होगा। साथ में एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, क्यों, एब्डोमेन में भी फ्लूइड क्या है, एक्यूमुलेट हो गया जिसके कारण भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लग रही फिर भी वेट गेन हो रहा है, क्योंकि वेट गेन इसलिए हो रहा है वो जस्ट फ्लूइड है जो बॉडी रिटेन कर रही है। उसके बाद आ रहा है फोमी और फ्रोथी यूरिन, वही प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से फैटीग एंड वीकनेस, थकावट होगी, वीकनेस होगी, क्यों, प्रोटीन तो है ही नहीं बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, वो तो बॉडी से बाहर जा रहा है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होगा, एक तो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। दूसरा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, अब जो प्रोटीन्स फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो भी लॉस हो जाएंगे जिससे इन्फेक्शन होगा बॉडी में। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्लोट बनने के चांसेस भी होंगे। क्लोट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कुछ प्रोटीन्स क्लोट से भी प्रिवेंट करते हैं, मीन्स क्लोट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि एंटीथ्रोम्बिन 3, तो वो भी बॉडी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं वो प्रोटीन, तो क्लोट का जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्लोट फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जिससे क्या हो सकता है, DVT हो सकता है, लेग्स में क्लोट बन सकता है। लेग्स में क्लोट बनेगा तो उसके साइंस क्या है, लेग्स में वॉर्मथ होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस दिखेगी। अगर यही जो क्लोट है वो लेग से ट्रेवल होकर लंग्स में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसके क्या होंगे साइंस, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे कंफर्म करने के लिए, सबसे पहले क्या 24 आवर यूरिन कलेक्शन, तो उसमें ही यूरिन कलेक्शन में हमको दिख जाएगा प्रोटीन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है यूरिन में। वैसे प्रोटीन्स क्या है, लीक होते ही नहीं है यूरिन में नॉर्मली, लेकिन प्रोटीन्स की प्रेजेंस क्या शो करती है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद डिपस्टिक टेस्ट, ये भी यूरिन में ही एक स्ट्रिप को डिप करते हैं जिससे हमें प्रोटीन का इंडिकेशन मिल जाता है कि प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट है। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन में प्रोटीन्स का लेवल देखेंगे अगेन। उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में क्या होगा, कम होगा। हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो रहा है क्योंकि एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू। सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, इनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चक्कर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी हाई हो रहा है बॉडी में। इमेजिंग स्टडीज, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब कर सकते हैं किडनीज को देखने के लिए कि वहां पर डैमेज कहाँ पर हुआ है। रीनल बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है कि डैमेज कहाँ पर हुआ है, मीन्स किडनीज का थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखो इन्फ्लामेशन हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो क्या देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें देते हैं। तो स्टेरॉइड इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन दिए जाते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, डैमेज को ठीक करने के लिए, स्पेशली फॉर मिनिमल चेंज डिसीज, जैसे कि जो चिल्ड्रन में मिनिमल चेंज डिसीज कॉमन है उसके लिए उसका जो प्रायर ट्रीटमेंट है वो क्या है, स्टेरॉइड्स है। वेयर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। लेकिन स्टेरॉइड से क्या होता है, स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक होती है, लेकिन अगर क्योंकि इसमें इम्यूनिटी तो वीक हो रही है क्योंकि प्रोटीन्स लॉस हो रहे हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं क्योंकि डैमेज को ठीक करना प्रायोरिटी है। तो ये ठीक हो गया तो प्रोटीन वो नहीं लॉस होंगे। तो इसमें हमें हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, पेशेंट को भी एजुकेट करना पड़ता है कि आप इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देते हैं अगर ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशंस है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड और साइक्लोस्पोरिन। ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इनइफेक्टिव होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशन में। उसके बाद डायूरेटिक्स देते हैं क्योंकि एडिमा हो रहा है बॉडी में, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। डायूरेटिक्स जैसे कि फ्रूजेमाइड दे सकते हैं जिससे एडिमा
जो है वो कम हो जाता है और यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड है वो रिलीज हो जाता है। एसी इनिबिटर्स, एसी इनिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ये क्या करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, लिस्नोप्रिल आता है, एनालाप्रिल आता है। उसके बाद आता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्यों दे रहे हैं, स्टैटिन्स देते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इसमें क्या आता है, जैसे कि एटोरवास्टैटिन आता है टू मैनेज हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज करने के लिए। एंटाइकोगुलेंट्स देंगे क्योंकि क्लॉट्स के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि इसमें दे सकते हैं वारफरिन। उसके बाद और क्या आता है, अब यहाँ पर हमको नर्सिंग केयर देनी बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग केयर मीन्स एजुकेशन पेशेंट को। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, मॉनिटरिंग फ्लूइड बैलेंस इनटेक आउटपुट मेंटेन करके रखेगी, डेली इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे। उसके बाद डेली वेट मॉनिटर करेंगे कि वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, और कोशिश करना है कि जिस टाइम पर वेट लिया है उसी टाइम पर रोज़ वेट को चेक किया जाए। चेंज ऑफ पोजीशन टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, अब क्योंकि फ्लूइड बॉडी में रिटेन हो रहा है तो स्किन का ब्रेकडाउन ईजिली हो सकता है, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, इसलिए चेंज ऑफ पोजीशन और स्किन की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लॉस हो रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे हैं ऑटो इम्यून कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे किया जाए, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, और साथ में ही बहुत ज़्यादा क्राउड में ना जाना। तो ये सभी चीज़ें हमें पेशेंट को एजुकेट करनी है। मॉनिटर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन मॉनिटर करने हैं, जैसे कि टेम्परेचर तो नहीं है पेशेंट को, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये सभी चेक करना है। उसके बाद चेंजिंग लाइफस्टाइल को चेंज करना है, डेली वॉक, उसमें और बता सकते हैं कि पेशेंट को स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पर डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी से लॉस हो रहा है तो हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देंगे, लो फैट डाइट देंगे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो आई होप आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।